स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दी के उस मौसम में भी माउंट एवरेस्ट पर कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई थी। तापमान 0 से बहुत नीचे चला गया था। कहीं कहीं लोगों की लाशें बर्फ में दबी पड़ी थी। वे वही लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड की वजह से और ऊंचाई से गिरने की वजह से वहीं मर गए थे। विनोद, श्रद्धा, अमित, अजित और भूमिका उसी विशाल पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विनोद का बचपन से बस एक ही सपना था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। वो पर्वत पर चढ़ने के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा था और आखिरकार आज वो मौका मिल ही गया। माउंट एवरेस्ट, जो 29,029 फुट ऊंचा है, जो तिब्बत के चौमोलुंगमा और नेपाल में सारक गाथा नाम से भी जाना जाता है। सभी अपने सामानों को एक बैग में रखकर अपने पीछे लटकाए हुए थे, जिसमें नायलॉन की रस्सी, ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, आइस एक्स और हेलमेट जैसी चीजें थी। पर्वत पर चढ़ाई शुरू हुई, लेकिन 5,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अजित, अमित और भूमिका ने हार मान ली और वापस जाने लगे। विनोद और श्रद्धा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। फिर विनोद और श्रद्धा आगे बढ़े और करीब 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उनके ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन भी खत्म हो गया और उन दोनों की सांसें फूलने लगी। तब श्रद्धा बोली, अब हम मरने वाले हैं। अब ना ही हम नीचे जाकर बच सकते हैं और ना ही ऊपर जा सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। तब विनोद ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो श्रद्धा, हम ऊपर नहीं जा सकते, हमें नीचे जाना चाहिए, क्या पता थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन तभी श्रद्धा का बैलेंस बिगड़ा और उसका हाथ छूटने लगा। तब विनोद ने फुर्ती से श्रद्धा का हाथ पकड़ा, लेकिन विनोद का हाथ भी फिसलने लगा। तभी उसका हाथ छूट गया। अब वो गिरने वाले थे। तभी किसी ने विनोद का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। उस जगह एक गुफा थी, जिसके अंदर वो अनजान शख्स उन्हें ले गया। विनोद और श्रद्धा भी उसके पीछे पीछे चले गए। उस गुफा में रोशनी थी, लेकिन ये क्या, उस गुफा में जाने के बाद उन दोनों का सांस फूलना बंद हो गया। वहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। गुफा में जाकर वो शख्स पीछे मुड़ा। उसे देखकर विनोद हैरान हो गया। आप राघव सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक है ना? तब वो बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? विनोद ने कहा, अरे सर, आपको कौन नहीं जानता, आपकी कंपनी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आप यहाँ और ये सब? तभी राघव ने कहा, बस ऐसे ही मैं यहाँ कुछ दिन अकेले में बिताना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। लेकिन तुम दोनों? हम दोनों इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है अब हम कभी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है। तभी राघव ने कहा, अरे मेरे पास है ना सिलेंडर, तुम दोनों जा सकते हो। विनोद और श्रद्धा खुश हो गए, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। हाथों और चेहरे पर बर्फ के कारण ऊपरी सतह छिल गई थी और इतनी दूर चढ़ने के बाद उन्हें आराम की भी जरूरत थी। साथ ही थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। विनोद ने कहा, सर, क्या हम आज रात के लिए यहीं रुक सकते हैं? तब राघव मुस्कुराते हुए बोला,
हाँ, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी, श्रद्धा ने कहा। धन्यवाद सर, राघव ने कहा। अरे कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे आराम करने की जगह बता देता हूँ। विनोद और श्रद्धा राघव के पीछे पीछे जाने लगे। तभी उनकी नजर आसपास रहे एडवांस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर पड़ी, जो पर्वत चढ़ने में बहुत मदद करते हैं। विनोद और श्रद्धा ने थोड़ी देर आराम किया, फिर राघव के पास जाकर बैठ गए, जो एक पत्थर के ऊपर अंगीठी जलाकर बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर राघव मुस्कुराया और इशारों में बैठने के लिए कहा। विनोद कुछ सोचता हुआ बोला, सर एक बात पूछूं? राघव ने कहा, हाँ पूछो ना। विनोद ने कहा, सर आज से 2 महीने पहले मैंने आपको अखबार में देखा था, उसमें आपके और आपके दोस्तों के गुम हो जाने की खबर दिखाई जा रही थी। उसके बाद मैं आज आपको यहाँ देख रहा हूँ। अगर आप लोग गुम हो गए थे तो पुलिस वालों ने आपको ढूंढा कहाँ? मतलब आप कहाँ थे? राघव हल्की सी मुस्कान से मुस्कुराया और बोला, द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि हम अपने आखिरी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वहाँ चले गए थे, जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता था। द फाइनल डेस्टिनेशन? मैं कुछ समझा नहीं। उसे समझने के लिए तुम्हें मेरे और मेरे 4 दोस्तों की कहानी सुननी पड़ेगी। विनोद ने कहा, अरे ये तो बहुत रहस्यमय होगा। जी जरूर सर, सुनाइए ना द फाइनल डेस्टिनेशन की कहानी। राघव शून्य की ओर ताकते हुए बोला। एक आलीशान बियर बार, जहां विभिन्न प्रकार के शराब और शबाब दोनों मौजूद थे। अंदर डिस्को में चल रहे डांस की आवाज सभी लोगों को मोहित कर रही थी। वहीं डिस्को में कई लोग डांस कर रहे थे और जो डांस नहीं करना चाहते थे वो बार में बैठे बैठे शराब के साथ साथ डांस का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं एक टेबल पर 5 दोस्त राघव, कृति, समीरा, आदि और फ्रेडी बैठे हुए थे। वो 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे। टेबल पर कुछ शराब की बोतलें पड़ी थी और उन 5 के हाथों में शराब का प्याला। राघव प्रतिष्ठित और शांतिपूर्वक तरीके से बातें कर रहा था। उसका शरीर किसी नामी जिम ट्रेनर की तरह लग रहा था। उसने लिमिट में पी रखी थी। वहीं कृति एक बेहद ही खूबसूरत और नशीली अदाओं की मालकिन थी। उसने भी लिमिट में पी रखी थी, लेकिन उसे शराब का नशा बहुत जल्दी चढ़ जाता था, इसीलिए उसके शरीर पर उसका नियंत्रण थोड़ा कम था। बाकी बचे समीरा, आदि और फ्रेडी, वो फुल टल्ली थे। हालांकि आदि को पीने की आदत थी, इसीलिए वो पूरा टल्ली नहीं था। इस पार्टी का कारण था कि आज वो 5 इंजीनियर कोर्स नामक जेल से छूटकर आजाद हुए हैं और साथ ही उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने सेलेक्ट कर लिया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश थे। राघव और कृति बस एक दूसरे को ही निहार रहे थे। उनके मन में बिछड़ने का गम था और साथ ही एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार। आज वे 5 खुश होने के साथ साथ बहुत दुखी भी थे, क्योंकि आज के बाद पता नहीं वो 5 एक साथ कब मिल पाएंगे। रात के 12 बजे का समय। सड़क से थोड़ी दूर पर कुछ जल रहा था। वो एक कब्रिस्तान था। चारों तरफ घोर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हर 5 सेकंड में उल्लुओं और चमगादड़ों की आवाज मन में खौफ पैदा कर रही थी। कब्रिस्तान के बीच में एक हवन कुंड का निर्माण किया गया था और उसके चारों ओर एक घूमता हुआ शक्तिशाली चक्र था, जो अंधकार में भी चमक रहा था। उस हवन कुंड में बैठे 2 अघोरी यज्ञ कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। गले और हाथों में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला थी। सिर के लंबे बालों को जटा की तरह बांध रखा था। दोनों का रूप एकदम विकराल था। दोनों अघोरी काफी देर तक एक विशेष मंत्र का जाप करते रहे और हवन कुंड की अग्नि तेज होती गई। फिर एक मंत्र के जाप के साथ भभूत उस हवन कुंड में डाल दी गई, जिससे हवाएं तेज हो गई और काले काले बादल छाने लगे। और तभी उस आसमान से एक काला साया विवशपूर्ण उस हवन कुंड में समा गया। ये देखकर वो दोनों अघोरी प्रसन्न हो गए और फिर बाकी बचे कार्यों को संपन्न करके खड़े हो गए।
और उस हवन कुंड के बाहर बने चक्र से थोड़ा दूर हट गए। उनमें से एक अघोरी जो दूसरे का गुरु था, वो बोला, देखो ये साया बहुत खतरनाक है। हमारे 10 सालों की मेहनत के बाद कैद हुआ है, इसीलिए अब हमें ध्यान रखना होगा। अगर अगले 15 मिनट के भीतर किसी इंसानी शरीर का प्रवेश उस हवन कुंड के बाहर बने चक्र में हो गया तो वो साया फिर से आजाद हो जाएगा, और अगर ये साया आजाद हो गया तो वो चक्र पुनः शुरू हो जाएगा, मौत का चक्र, जिसे रोक पाना असंभव होगा। तब वो दूसरा अघोरी, जिसका नाम काला सिंह था, वो बोला, आप चिंता मत करिए गुरुजी, यहाँ दूर दूर तक इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। तब वो अघोरी बोला, बस 15 मिनट और, फिर वो मौत का चक्र हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चलो हमें अब स्नान कर लेना चाहिए, यज्ञ के बाद बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। तब काला सिंह बोला, आप पहले स्नान आदि पूर्ण करके आ जाइए, फिर मैं जाऊंगा। यहाँ भले ही कोई ना आता हो, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अघोरी बोले, मैं जल्दी ही स्नान करके आता हूँ। अघोरी थोड़े दूर बह रहे नदी की ओर स्नान करने चले जाते हैं और काला सिंह वहीं बैठकर उस हवन कुंड की रक्षा करने लगता है। 5 मिनट के बाद एक चीख सुनाई देती है, बचाओ! उसे सुनकर काला सिंह चौंक जाता है, क्योंकि वो चीख की आवाज उसके गुरु अघोर की थी। वो उस आवाज की तरफ तेजी से भागता है और अपने गुरु को ढूंढने लगता है। वहीं हवन कुंड के अंदर कैद साया एक कुटिल मुस्कान से मुस्कुराने लगता है। काला सिंह दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे दर्द से कराहते हुए अघोर दिखाई देते हैं। वो दौड़ते हुए उनके पास गया और बोला, गुरुजी, ये आपको क्या हो गया? आपका ये हाल किसने किया? तब अघोर कपकपाते हुए बोला, वो साया अकेला नहीं है, उसके साथ एक और साया है, उसी ने मेरा ये हाल किया है। वो उस साये को आजाद करवाना चाहता है। काला सिंह घबराते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, वहां इंसान आ ही नहीं सकते। नहीं, वो दूसरा साया उसे आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जाओ, रोको उसे, इससे पहले कि वो साया किसी इंसान को उस चक्र में प्रवेश करने दे। ये सुनकर काला सिंह तेजी से उस कब्रिस्तान की ओर भागता है और अघोर वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब चलते हैं 12 बजे से कुछ समय पहले। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, रात भी काली होती जा रही थी। तभी राघव बोला, आई थिंक गाइस हमें अब चलना चाहिए। कृति भी सहमति जताते हुए बोली, हाँ फ्रेंड्स, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है और तुम तीनों ने बहुत ज्यादा पी ली है। समीरा, आदि और फ्रेडी भी मान जाते हैं और वो चारों उस बार से निकलकर बाहर आ जाते हैं। राघव भी बिल क्लियर करके बाहर आ जाता है। सामने एक बड़ी सी मर्सिडीज कार खड़ी हुई थी, जिसके अंदर वो चारों पहले से ही बैठे हुए थे। राघव भी जाकर सामने वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर की सीट पर आदि बैठा हुआ था। कीर्ति, समीरा और फ्रेडी पीछे बैठे हुए थे। सभी के बैठने के बाद गाड़ी अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ चली। गाड़ी के अंदर सभी बातों में मशगूल थे। तभी कीर्ति ने कहा, गाइज, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। आज तक हम हमेशा साथ रहे और एक परिवार की तरह एक दूसरे के काम आए, लेकिन आज के बाद हम एक दूसरे से दूर एक अनजान जगह पर चले जाएंगे और इस भाग दौड़ जिंदगी और काम के बोझ में दबकर पता नहीं हम एक साथ कब मिल पाएंगे। इस बात पर समीरा भी सहमति जताते हुए कहती है, हाँ तुम सही बोल रही हो यार, मुझे आज का दिन हमेशा याद रहेगा। पता नहीं आज के बाद हम दोबारा कब मिल पाएंगे। तब आदि बीच में ही बोल पड़ा, ओए फिकर नाट समीरा, ये दोस्ती के वास्ते ये मुंडा 7 समुंदर पार करके भी तुम सबके पास आ जाएगा। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, जिससे आदि भी बातचीत करने में मशगूल हो गया। और तभी सामने से 2 बड़ी बड़ी ट्रक एक साथ बड़ी तेजी से आने लगी, लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया और ट्रक तेजी से गाड़ी के बहुत करीब आ गया। तभी एकाएक राघव की नजर ट्रक पर पड़ी
और बड़ी फुर्ती से गाड़ी के स्टीयरिंग को जोर से उसने घुमाया। सभी की जान हलक के बाहर आ गई और ट्रक कार को थोड़ी सी चोट पहुंचाते हुए आगे निकल गया और कुछ दूर पर जाने के बाद गायब हो गया। इधर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और कार सड़क की ऊंचाइयों से उतरते हुए जंगल की ओर बढ़ गई। फ्रेडी ने ब्रेक मारने के लिए कहा, लेकिन ब्रेक उस समय काम ही नहीं कर पा रहा था। सभी के मन में डर छा गया और थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। सभी को थोड़ी चोटें आई थी। राघव गाड़ी से बाहर उतरने के लिए दरवाजा खोलता है और अपने पैर जमीन पर रखता है। तभी एक मनहूसियत भरी आवाज आई और शांत हो गई, लेकिन वो आवाज इतनी डरावनी थी कि कीर्ति चीख पड़ी। तभी एक और आवाज सुनाई दी, उस चक्र के अंदर प्रवेश मत करना। इस आवाज से सभी चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक अघोरी उन लोगों के पास आया और उन पांचों को देखकर वहीं गिर पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा और उन लोगों के लिए बहुत सारा गुस्सा था। तब राघव के साथ बाकी दोस्तों ने अपने आसपास देखा। वो वही डरावना कब्रिस्तान था जहां वो दोनों अघोरियों ने उस साये को कैद किया था। तभी राघव ने नीचे देखा। वो एक हवन कुंड और उसकी सुरक्षा के लिए बने चक्र के अंदर खड़ा था। वो वहां से उछलकर उस चक्र से बाहर आ गया। उसके साथ साथ बाकी दोस्त भी उस गाड़ी से नीचे उतरकर बाहर आ गए। उन सब को देखकर समीरा ने कहा, ये सब क्या बकवास है। आदि भी बोल पड़ा, ये सब इन तांत्रिकों का ढकोसला है। राघव ने कहा, इन सब बातों को छोड़ो गाइस, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए और गाड़ी को भी चेक करना पड़ेगा। तब वो अघोरी गुस्से से बोला, मूर्ख, एक तो इस यज्ञ को भंग कर दिया और उसे आजाद करके यहाँ से निकलने की बात कर रहे हो। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम लोगों ने उसे आजाद करवा कर मौत के चक्र को फिर से शुरू कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा। तभी 1000 से भी ज्यादा तीर एक साथ उस अघोरी के शरीर को छलनी करते हुए उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। कीर्ति और समीरा इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गई और राघव, आदि और फ्रेडी उस दृश्य को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ समय तक वो उसी हालत में खड़े रहे। फिर राघव ने कीर्ति और समीरा को होश में लाया और आदि और फ्रेडी ने हिम्मत करके कार को उस चक्र से बाहर लाया और गाड़ी को चेक करने लगे। गाड़ी थोड़ी सी मेहनत के बाद स्टार्ट हो गई और राघव ने भी कीर्ति और समीरा को संभाला और उन्हें शांत किया। फिर उन्हें गाड़ी में बिठाया और वो खुद भी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे एक पुस्तक दिखाई दी जो उस हवन कुंड के अंदर थी। राघव को पता नहीं क्या हुआ, वो उस पुस्तक को उठाने के लिए आगे बढ़ा और उस हवन कुंड के पास जाकर उस पुस्तक को उठा लिया और उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। ये नाम राघव को बहुत अजीब लगा। तभी आदि ने उसे आवाज दी, राघव जल्दी आना यार, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। राघव वापस गाड़ी की ओर बढ़ा। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हैप्पी जर्नी। इस आवाज में इतनी मनुष्यत थी कि राघव वहीं डर कर रुक गया। तब फ्रेडी ने फिर बोला, अरे जल्दी करना यार, यहाँ डर के मारे मेरी जान सूख रही है और तू वहीं का वहीं खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। राघव तेजी से गाड़ी की ओर चल पड़ा और दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये क्या, गाड़ी में तो कोई नहीं है। राघव डर गया। आदि, फ्रेडी, कीर्ति, कहाँ हो तुम सब? देखो, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, प्लीज यार, कहाँ हो तुम लोग? तभी एक आवाज आई, तुमने ये क्या किया राघव? तुम्हारी वजह से वो आजाद हो गया और हमारा ये हाल कर दिया। अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे राघव। उस आवाज में कई सारे लोगों की आवाज मिली हुई थी। राघव जब बाहर उतर कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उसी हवन कुंड में बने चक्र के अंदर आदि, फ्रेडी, कीर्ति और समीरा खड़े हुए थे। उनका पूरा शरीर कटा फटा हुआ था, आंखें बिल्कुल काली और दांत बड़े और नुकीले। उसे देखकर राघव डर के मारे कांप उठा और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था।
तभी वो तेजी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। तभी फ्रेडी, आदि, कीर्ति और समीरा चारों ने उस गाड़ी को घेर लिया। आदि राघव को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आया और उसे अपने दांतों से काट काट कर खाने लगा। कीर्ति, समीरा और फ्रेडी भी वैसा ही करने लगे। राघव दर्द से कराहते हुए उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उन लोगों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी आदि उठा और कुछ दूर से एक बड़ा सा पत्थर लाकर जोर से राघव के सर को कुचल दिया और राघव जोर से चिल्लाया, नहीं। तो आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? चलिए आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में।